सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग जियोग्राफी का जो हमारा एनसीईआरटी क्लास 11th का जो सेकंड चैप्टर है, जो कि क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, जो कि हमारे जियोग्राफी का सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको आज हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ने के साथ साथ क्या पढ़ेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो डिफरेंट डिफरेंट क्या दिए गए, थ्योरी दिए गए हैं, उनको देखेंगे। और हमारे स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है और गैलेक्सी क्या होता है, इन सारे चीज़ों को आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखो, हमारा आज का टॉपिक क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो हमारे थ्योरी दिए गए हैं, कुछ एक नेबुलर हाइपोथेसिस है और एक क्या है, बाइनरी थ्योरी है। ठीक है, तो आज हम लोग नेबुलर हाइपोथेसिस और बाइनरी थ्योरी को देखेंगे कि पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित मैंने क्या बताया कि हमारा ये जो हमारी जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित कितने थ्योरी दिए गए हैं, दो थ्योरी दिए गए हैं, जिसमें से पहले थ्योरी का नाम क्या है, देखो पहला थ्योरी क्या है हमारा, नेबुलर हाइपोथेसिस। पहला थ्योरी क्या है, नेबुलर 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 हाइपोथेसिस। ठीक है, एंड सेकंड क्या है हमारा, बाइनरी थ्योरी। बाइनरी थ्योरी मैथ का नहीं है, जियोग्राफी का है। ठीक है, बाइनरी बाइनरी थ्योरी बाइनरी थ्योरी। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि आज हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ेंगे, और पृथ्वी की उत्पत्ति में जो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी दिए गए, जो कि कुछ साइंटिस्ट द्वारा दिए गए हैं, वो पहला क्या थ्योरी है हमारा, नेबुलर हाइपोथेसिस है, एंड सेकंड क्या है हमारा, बाइनरी थ्योरी है। अब हम लोग नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ते हैं कि इसको दिया किसने था। देखो, जो हमारा पहला थ्योरी है वो क्या है, नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर 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 हाइपोथेसिस। देखो, इस थ्योरी को दिया किसने था, कोई ना, जो कोई थ्योरी होता है उसको किसी ना किसी ने दिया होता है। तो इस थ्योरी को जो देने वाले व्यक्ति है उनका नाम क्या है, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट। और दूसरे व्यक्ति का क्या नाम है, हमारे लाप्लास। लाप्लास। ठीक है, तो मैंने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दो थ्योरी दिए गए, जिसमें से हमारा पहला क्या है, नेबुलर हाइपोथेसिस है, और दूसरा क्या हमारा, बाइनरी थ्योरी है। नेबुलर हाइपोथेसिस को किसने दिया था, हमारे इमैनुअल कांट एंड लाप्लास, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। अब हम देखते हैं कि नेबुलर हाइपोथेसिस कहता क्या है। देखो, यह जो हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस है वो कहता है कि ये जो हमारा सूर्य है, यानी क्या है, ये जो हमारा सूर्य है, सूर्य चारों तरफ क्या था ना, डस्ट यानी नेबुला से घिरा हुआ था। ये नेबुलर हाइपोथेसिस क्या कहता है कि जो हमारा ये सन है, देखो यहाँ पे क्या है, सन, जो सूर्य था ना वो चारों तरफ से अपने नेबुला से घिरा हुआ था। अब ये नेबुला क्या होता है, नेबुला होता है गैसों का बादल एंड डस्ट पार्टिकल। ठीक है, ये हाइपोथेसिस क्या कहता है कि जो हमारा सूर्य था वो सूर्य चारों तरफ से अपने नेबुला से घिरा हुआ था। अब ये नेबुला क्या होता है, नेबुला बोले तो गैसों का बादल और डस्ट पार्टिकल्स होता है। अब ये जो डस्ट पार्टिकल्स है जो कि सूर्य की गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके चारों तरफ क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। मैंने क्या बताया कि नेबुलर हाइपोथेसिस क्या कहता है कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य चारों तरफ अपने क्या हुआ था, नेबुला से घिरा हुआ था। अब ये नेबुला क्या होता है, हमारा डस्ट पार्टिकल एंड क्या होता है, गैसों का बादल होता है। अब ये जो डस्ट पार्टिकल्स है वो सूर्य की गुरुत्वाकर्षण के कारण, मैंने क्या बताया कि सूर्य की गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके चारों तरफ क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। तो जो ये डस्ट पार्टिकल इसके चारों तरफ घूम रहे थे, वो क्या हुआ ना कि ये इसके चारों तरफ घूमते घूमते फिर ये धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। इकट्ठा को इंग्लिश में क्या, आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एक्रीशन वर्ड लिखा है। ठीक है, एक्रीशन। एक्रीशन। तो मैंने क्या बताया कि सूर्य जिसके चारों तरफ क्या था, नेबुला था, नेबुला यानी डस्ट पार्टिकल्स। ये डस्ट पार्टिकल्स सूर्य की गुरुत्वाकर्षण के कारण चारों तरफ घूमते हैं और फिर धीरे धीरे घूमते घूमते ये क्या होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं।
और इकट्ठा होकर ये क्या करते हैं, ग्रहाणु का निर्माण करते हैं। मैंने क्या बताया कि जो कि डस्ट पार्टिकल सूर्य की गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके चारों तरफ घूम रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ था कि जो हमारी सूर्य की ट्रांसपेरेंसी थी यानी पारदर्शिता थी वो क्या थी, कम थी। अब ये क्या हुआ ना कि ये जो डस्ट पार्टिकल है वो इकट्ठा होने लगे, एक दूसरे से जुड़ने लगे और इकट्ठा होकर क्या हुए, ग्रहाणु का निर्माण किए। तो ये क्या निर्माण किए, ग्रहाणु। ठीक है, अब ये ग्रहाणु दूसरे ग्रहाणु से मिलकर क्या किया, हमारे ग्रहों का निर्माण किया। तो यह थ्योरी यह कहता है कि हमारे सूर्य जो कि चारों तरफ अपने नेबुला से घिरा हुआ था और ये डस्ट पार्टिकल सूर्य की गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या कर रहे थे, इसके चारों तरफ घूम रहे थे। अब होता क्या है कि ये डस्ट पार्टिकल अब आपस में इकट्ठा होकर ग्रहाणु का निर्माण करते हैं और फिर ये ग्रहाणु आपस में मिलकर क्या करते हैं, ग्रहों का निर्माण करते हैं। तो देखो ये तो हमारे ग्रहाणु आपस में मिल गए और क्या करती है, ग्रह का निर्माण करती है। ये जो हमारे दो ग्रहाणु हैं वो आपस में मिलकर क्या करती है, ग्रह का निर्माण करती है। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, ग्रह का निर्माण हो गया। तो यह नेबुलर हाइपोथेसिस क्या कहता है कि इस तरह क्या हुआ, हमारे ग्रह का निर्माण हुआ। देखो यानी पृथ्वी भी क्या है, हमारी एक तरह की क्या है, ग्रह है। तो ऐसे ये ग्रहाणु आपस में मिलते गए और क्या कर लिए, ग्रहों का निर्माण कर लिए। देखो ऐसे, और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके चारों तरफ क्या हो गए, घूमते रह गए। तो हमने क्या बताया कि जो हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस है, वो नेबुलर हाइपोथेसिस क्या कहता है कि सूर्य जिसके चारों तरफ क्या था, नेबुला था। नेबुला क्या होता है, गैसों का बादल और डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये डस्ट पार्टिकल सूर्य की गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके चारों तरफ क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। घूमते घूमते ये क्या होते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं और फिर ये आपस में एक दूसरे से जुड़कर क्या करते हैं, ग्रहाणु का निर्माण करते। ठीक है, और फिर एक ग्रहाणु दूसरे ग्रहाणु से मिलकर क्या करता है, ग्रहों का निर्माण करता है। तो इस तरह हमारी पृथ्वी भी क्या है, एक तरह की ग्रह है। तो इस तरह क्या हुआ, हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको एक्रीशन वर्ड लिखा होगा। एक्रीशन वर्ड का मतलब होता है कि आपस में डस्ट पार्टिकल का इकट्ठा होना और इकट्ठा होकर क्या किया, ग्रहाणु का निर्माण किए। तो ये हमने नेबुलर हाइपोथेसिस को देख लिया। नेबुलर हाइपोथेसिस क्या है, अब हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला थ्योरी है वो क्या है, बाइनरी थ्योरी। देखो अगला थ्योरी क्या है हमारा, बाइनरी थ्योरी। अब बाइनरी थ्योरी क्या कहता है, बाइनरी थ्योरी। देखो बाइनरी थ्योरी क्या कहता है कि जो हमारा सूर्य था उससे क्या होता है। देखो पहले मैं फिगर बना दे रही हूँ, ये हमारा क्या हो गया, सन हो गया, क्या हो गया, सन हो गया। और इस थ्योरी का क्या कहना है कि जो हमारा सूर्य था इससे एक बड़ा सा, मैंने बोले तो एक बड़ा सा तारा जाता है और टकरा जाता है। यहाँ पे एक बड़ा सा क्या है, तारा है और यह जाता है यूं ऐसे ऐसे जाता है और सूर्य से क्या होता है, टक्कर मारता है। और सूर्य से टक्कर मारता है, मैंने क्या बताया कि हमारा सूर्य था, सूर्य से एक बड़ा सा तारा टकराता है। तारा के टकराने के कारण, जो फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण सूर्य का ही कुछ भाग टूटकर क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि हमारा सूर्य है, सूर्य से एक बड़ा सा स्टार क्या होता है, टक्कर मारता है और घर्षण के कारण सूर्य का ही कुछ भाग जो कि टूट कर क्या होता है, अलग हो जाता है। अलग होने के बाद इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके चारों तरफ क्या करने लगता है, चक्कर माने इसका लगाने लगता है। तो देखो बाइनरी थ्योरी ये कहता है, देखो यहाँ पे मैंने फिगर भी डाला है कि किस तरह यह हमारा सूर्य है। देखो यहाँ पे क्या है, यह किस तरह हमारे सूर्य है और सूर्य से एक बड़ा सा तारा यहाँ से पहले टकराता है, फिर तारा तो अपना यहाँ पे आ जाता है, लेकिन जो सूर्य के कुछ भाग जो कि सूर्य से ही टूट कर अलग हुए वो क्या करने लगते हैं, फिर सूर्य का क्या करने लगते हैं, चक्कर लगाने लगते हैं सूर्य की गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, जो इसके बारे में डिफरेंट थ्योरी दिए गए उसको भी देख लिया। देखो पहले हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस क्या है, जिसको इमैनुअल कांट एंड लाप्लास ने दिया था। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि हमारा सूर्य जो कि अपने चारों तरफ नेबुला से घिरा हुआ था, फिर ये डस्ट पार्टिकल्स इसके चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण घूम रहे थे, फिर घूमते घूमते ये डस्ट पार्टिकल्स आपस में क्या होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं। ठीक है, फिर ये ग्रहाणु का निर्माण करते हैं, फिर क्या करते हैं,
ग्रहों का निर्माण करते हैं। तो हमने तो पृथ्वी की उत्पत्ति देख लिया कि मतलब कि इस तरह लोग बोलते हैं कि हमारी पृथ्वी का क्या हुआ, उत्पत्ति हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सभी लोगों ने 8, 9, 10 में कुछ ना कुछ तो सुना होगा ना, कि इसका जो सबसे फेमस एक थ्योरी है वो क्या है, बिग बैंग थ्योरी है। देखो क्या है हमारा, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। मैंने क्या बताया कि हमने पृथ्वी की उत्पत्ति तो पढ़ लिया, लेकिन अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसको पढ़ना है, ठीक है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो हमारा एक थ्योरी है जो कि सबसे फेमस है आज तक, तो अभी तक यही क्या है हमारा फेमस हुआ है कि बिग बैंग थ्योरी। देखो बिग बैंग थ्योरी क्या है, 1920 में हमारे आते हैं एडविन हब्बल। देखो 1920 में एडविन हब्बल, एडविन क्या नाम था, एडविन हब्बल, ठीक है, एडविन हब्बल। इनका कहना था ना, जो हमारे एडविन हब्बल साहब थे इन्होंने कहा कि जो हमारा ब्रह्मांड है यानी जो यूनिवर्स है वो लगातार क्या हो रहा है, फैल रहा है, यानी विस्तारित हो रहा है। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो हमारा यूनिवर्स है वो क्या हो रहा है, वह लगातार क्या हो रहा है, विस्तारित हो रहा है। इन्होंने बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो क्या हो रहा है, लगातार विस्तारित हो रहा है, देखो ऐसे फैल रहा है। तो बिग बैंग थ्योरी को 1920 में एडविन हब्बल आते हैं, कहते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है वह क्या हो रहा है, अभी भी विस्तारित हो रहा है, और दो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी, मैंने क्या बताया कि दो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी क्या हो रही है, अभी भी वह लगातार बढ़ रही है। आकाश गंगा किसको बोलते हैं, तारे को समूह को क्या बोलते हैं, आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो अभी भी क्या हो रहा है, विस्तारित हो रहा है, और दो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी क्या हो रही है, यानी ये दो आकाश गंगा हो गई, इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, अभी भी ये क्या हो रहा है, लगातार फैल रहा है, ठीक है। तो इन्होंने कहा ना कि जो हमारा ब्रह्मांड था वो ना एक स्मॉल बॉल की तरह था, जिसमें क्या था, हमारा पूरा ब्रह्मांड क्या था, समाहित था। फिर इसमें क्या होता है कि 13.7 मिलियन ईयर एगो, 13.7 मिलियन ईयर एगो, 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख होता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि 13.7 मिलियन ईयर एगो इसमें क्या होता है ना कि हमारे इस एक बड़ा सा विस्फोट होता है। इन्होंने क्या बताया कि 13.7 मिलियन ईयर एगो बड़ा सा विस्फोट होता है। इसी विस्फोट को उन्होंने क्या कहा, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि 1920 में ये आते हैं, कहते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है वह लगातार विस्तारित हो रहा है, और दो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और इन्होंने कहा कि जो हमारा ब्रह्मांड था एक स्मॉल बॉल की तरह था, और फिर उसमें क्या होता है, 13.7 मिलियन ईयर एगो उसमें विस्फोट होता है। इसी विस्फोट को इन्होंने क्या कहा, सभी लोगों ने क्या कहा, बिग बैंग थ्योरी कहा, ठीक है। अब जब बिग बैंग थ्योरी होता है तो बिग बैंग थ्योरी के शुरुआती दौर में क्या था, हमारा अनंत तापमान था। अब अनंत तापमान था तो जब कोई भी चीज क्या होता है, गर्म होता है, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है। तो मैंने क्या बताया कि बिग बैंग थ्योरी के शुरुआती दौर में क्या था, हमारा अनंत तापमान था, फिर धीरे धीरे यह ठंडा होता है, और फिर क्या होता है, हमारा केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होते हैं, और फिर क्या बनता है हमारा परमाणु बनता है, यानी एटम बनता है, फिर डस्ट पार्टिकल आपको मिलते हैं, फिर मैटर्स मिलता है, डार्क मैटर मिलता है, और फिर क्या होता है, तो देखो मैंने अब इसको मैं फिगर पे बता दे रही हूँ। पहले क्या हुआ, हमारा बिग बैंग थ्योरी हुआ, बिग बैंग थ्योरी, हेलो हेलो, ठीक।
तो मैंने क्या बताया कि बिग बैंग थ्योरी होता है, और फिर बिग बैंग थ्योरी के शुरुआती दौर में क्या था, हमारा अनंत तापमान था। देखो मैंने क्या बताया कि बिग बैंग थ्योरी होता है, और फिर बिग बैंग थ्योरी के शुरुआती दौर में क्या था, अनंत तापमान था, अनंत तापमान था। फिर ठीक है, और फिर जब कोई भी चीज गर्म होता है तो वो क्या होता है, फिर धीरे धीरे ठंडा होता है। तो मैंने क्या बताया कि बिग बैंग थ्योरी हुआ, मतलब बिग बैंग थ्योरी और बिग बैंग हुआ विस्फोट, और फिर अनंत तापमान था। फिर यह जब धीरे धीरे ठंडा होता है और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, फिर क्या हमारा बनता है, एटम बनता है। ठीक है, एटम। और फिर क्या बनता है, हमारा स्टार बनता है। और फिर सभी कई सारे स्टार्स मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे गैलेक्सी का निर्माण करते हैं, गैलेक्सी। ठीक है, तारों के समूह को क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। और फिर क्या हुआ, हमारा यूनिवर्स बना, यूनिवर्स। ठीक है, तो हमने तो बताया कि बिग बैंग थ्योरी होता है, फिर उसके शुरुआती दौर में क्या था, अनंत तापमान था। फिर क्या बनते हैं हमारे, फिर वो धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर क्या बनता है, एटम बनता है, फिर स्टार्स बनते हैं, और तारों के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, गैलेक्सी बनते हैं। और इस तरह हमारे यूनिवर्स का निर्माण हुआ। तो देखो जब हमारा एटम बन गया, तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा एटम है, एटम को बोले तो ये जो हमारा एटम है ना, देखो एटम यानी परमाणु, ये जो हमारा एटम है वो किन चीजों से मिलकर बना होता है, हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या होता है, मिलकर बना होता है। न्यूट्रॉन से क्या होता है, मिलकर बना होता है। तो मैंने क्या बताया कि ये जो हमारा एटम है वो एटम हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आया। और जो हमारा बोल सकते हैं कि वो क्या बोलते हैं कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है वो परमाणु के कहाँ होता है, नाभिक में होता है। हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या करता है, घूमता रहता है। तो मैंने क्या बताया कि जो हमारा एटम, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से क्या होता है, मिलकर बना है। और जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है वो क्या हमारे इस परमाणु के क्या है, नाभिक में। और सबको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। अगर बचपना अच्छा से बीता है, 9th-10th पढ़ा होगा तो सबको ये तो याद ही होगा कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, कि माइनस चार्ज होता है। तो मैंने क्या बताया कि जो हमारा एटम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। और जो हमारे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है वो क्या है, हमारे परमाणु के क्या है, नाभिक में है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो अब हम लोगों ने देख लिया कि हमारा जो मैंने क्या बताया कि बिग बैंग थ्योरी होता है, ये सब होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी सारे स्टार ही तो मिलकर गैलेक्सी बनाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे स्टार का निर्माण कैसे होता है। देखो, इवोल्यूशन ऑफ स्टार, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ स्टार। ठीक है, अगर मैं बताऊं आपको कि इवोल्यूशन ऑफ स्टार क्या है, यानी तारे का निर्माण कैसे होता है। देखो आपको मैं बताऊं कि हमारे ब्रह्मांड में चारों तरफ क्या उपस्थित है, नेबुला है। मैंने क्या बताया कि हमारे ब्रह्मांड में चारों तरफ क्या है, नेबुला है। अब ये नेबुला क्या होता है, गैसों का बादल होता है। ये क्या मैं बना रही हूँ, गैसों का बादल। मैंने क्या बताया कि हमारे ब्रह्मांड में, बोलो मेरे साथ, क्या है, चारों तरफ नेबुला है। अब इस नेबुला के अंदर क्या होता है, यानी कि तारे क्या देते हैं, प्रकाश देते हैं, जिस कारण में ऊर्जा आती है। देखो तो मैंने क्या बताया कि हमारे ब्रह्मांड में चारों तरफ क्या है, नेबुला है। अब इस नेबुला के अंदर मैंने क्या बताया कि इस नेबुला के अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। मैंने क्या बताया, फिर से सुनो, इस नेबुला के अंदर, इस नेबुला इस नेबुला के अंदर क्या होता है, हमारी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। और इस नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर क्या करता है, हीलियम का फॉर्मेशन करता है, और प्लस उसमें क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, जिस कारण आपको क्या होता है, जो हमारी स्टार है उससे क्या होता है, ऊर्जा बने यानी प्रकाश निकलता है। मैंने क्या बताया कि
एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर क्या करता है, हीलियम का फॉर्मेशन करता है और प्लस साथ में क्या करता है, हमारा एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, मैंने क्या बताया, ये जो हमारा नेबुला है, इस नेबुला के अंदर क्या होता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। मैंने क्या बताया कि इस नेबुला के अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जिसमें एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर हीलियम का फॉर्मेशन करता है, प्लस क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, जिस कारण क्या होता है, हमारी जो स्टार है वो क्या होते हैं, चमकते रहते हैं। ठीक है, अब हर चीज का अगर जन्म हुआ है तो उसका क्या है, मृत्यु क्या है, फिक्स है। अब तारों का भी ऐसे मतलब जन्म हुआ तो इनका भी क्या है, एक न दिन ये भी तो समाप्त हो जाएंगे। तो जो हमारा तारा है ना, तारों में क्या होता है कि जो फ्यूल होता है, यानी तारों में बोले तो फ्यूल क्या होता है, जो तारों में फ्यूल होता है, फ्यूल वो क्या होता है, प्लाज्मा स्टेट में होता है। मैंने क्या बताया कि तारों में जो फ्यूल होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा स्टेट में होता है। प्लाज्मा स्टेट किसको बोलते हैं, जो न सॉलिड हो न लिक्विड हो, क्या हो, दोनों का मिक्सचर होता है। ये क्या होता है, सॉलिड एंड लिक्विड का क्या होता है, मिक्सचर होता है। सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड का क्या होता है, मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जो तारा में फ्यूल होता है वो किस में होता है, प्लाज्मा स्टेट में होता है। और प्लाज्मा स्टेट क्या होता है, या सॉलिड एंड लिक्विड का क्या होता है, मिक्सचर होता है। आप लोगों ने बलगम देखा होगा, बलगम को क्या बोलते हैं, खखार बोलते हैं। वो मतलब कि ना ज्यादा सॉलिड होता है ना ज्यादा लिक्विड होता है, दोनों मतलब उसमें मिले रहते हैं। तो उसी तरह क्या होता है, हमारा प्लाज्मा स्टेट होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो हमारा तारा है यानी स्टार है, उस वो बनता कैसे, तो हमारे ब्रह्मांड में चारों तरफ क्या है, नेबुला है। इस नेबुला के अंदर इस नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और इसमें एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर क्या करता है, हीलियम का फॉर्मेशन करता है, प्लस क्या करता है, हमारा एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, अब हमने अगला क्या बताया कि जो हमारा तारा है इसमें क्या होता है, जो फ्यूल होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा स्टेट में होता है। अब और अगर इसी तारे का फ्यूल समाप्त होता है तो देखो दो केस बनता है। अगर क्या हुआ, मैंने क्या बताया कि जब तारे का फ्यूल समाप्त होता है तो दो केस बनता है। पहले तो नेबुला बना ले, क्योंकि नेबुला से ही क्या बन रहा है ना, स्टार बन रहा है। तो देखो जब तारे का फ्यूल समाप्त होता है तो दो स्टेज बनता है। देखो अगर स्मॉल स्टार होगा, अगर मैंने क्या बताया कि स्मॉल स्टार होगा, अगर मान लो स्मॉल स्टार है, स्मॉल स्टार है तो क्या बनेगा, हमारा रेड जाइंट बनेगा, रेड जाइंट। ठीक है, देखो रेड जाइंट बनेगा। मैंने क्या बताया कि अगर छोटा तारा है, छोटा तारा है, जब उसका फ्यूल समाप्त होगा तो वो क्या बनेगा, हमारा रेड जाइंट। मेरे साथ बोलो क्या बनेगा, रेड जाइंट, रेड जाइंट। ठीक है, जाइंट। मैंने क्या बताया कि अगर छोटे तारे का फ्यूल समाप्त होगा तो वो क्या बनेगा, रेड जाइंट बनेगा। और फिर रेड जाइंट से क्या बनेगा, श्वेत वामन यानी व्हाइट ड्वार्फ। देखो फिर व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ, ड्वार्फ। ठीक है, और अगर बड़े तारे का फ्यूल समाप्त होता है तो वो क्या बनेगा, उसको भी देख लेते हैं। अगर बड़े तारे का फ्यूल समाप्त होता है, मान लो ये क्या है, हमारा बिग स्टार है, यानी बड़ा तारा है, बिग स्टार है। और अगर इसका फ्यूल क्या होता है, हमारा समाप्त होता है तो क्या बनता है, हमारा सुपर रेड जाइंट। क्या बनेगा, सुपर, सुपर डुपर। ठीक है, सुपर रेड जाइंट। मैंने क्या बताया कि छोटे तारे की जब फ्यूल समाप्त होती है तो वो क्या बनता है, हमारा रेड जाइंट बनता है। लेकिन जब बड़े तारे का फ्यूल समाप्त होता है तो वो क्या बनता है, हमारा सुपर रेड जाइंट। ठीक है, क्या बनता है, सुपर रेड जाइंट। और फिर सुपर रेड जाइंट से बाद क्या बनता है, हमारा सुपरनोवा स्टार। देखो इसके बाद क्या बनता है, हमारा सुपरनोवा स्टार। इसको विस्फोटक तारा भी कहते हैं, सुपरनोवा स्टार, सुपरनोवा स्टार। ठीक है, अब इस सुपरनोवा स्टार का जब विस्फोट होता है तो इससे दो तारे निकलते हैं। एक का क्या नाम है, न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन
और दूसरे का क्या नाम है हमारा ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल। दूसरे का क्या नाम है ब्लैक होल, न्यूट्रॉन। और ब्लैक होल को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो देखो मैंने क्या बताया कि जब तारे का फ्यूल समाप्त होता है, तो जब छोटे तारे का फ्यूल समाप्त होता है तो रेड जाइंट बनता है, फिर व्हाइट ड्वार्फ बनता है। व्हाइट ड्वार्फ को क्या बोलते हैं, श्वेत वामन बोलते हैं, जो कि प्रकाशहीन होता है, यानी ये प्रकाशम नहीं देता, ये चमकता नहीं है। और जब बड़े तारे का फ्यूल समाप्त होता है तो वो क्या बनता है हमारा सुपर रेड जाइंट, ठीक है। और फिर क्या होता है ना कि जब तारे में नाविगेशन लाइन की प्रक्रिया होना बंद हो जाता है और फिर जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलना बंद हो जाता है, तो ये जो हीलियम होता है, यानी मैंने क्या बताया कि तारों में नाविगेशन लाइन की प्रक्रिया होना बंद हो गया और जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदलना बंद हो गया, तो ये हीलियम होता है ना और भारी तत्वों में क्या होता है बदल जाता है। तो इसके कोर में क्या होता है ना कि हीलियम जो कि बहुत भारी तत्व में बदल जाता है, इकट्ठा हो जाता है। फिर जब इसकी समाप्ति होती है तो वो क्या होता है एक सुपरनोवा विस्फोट के साथ होता है, जिसमें क्या बनते हैं हमारे न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं और एक क्या बनता है ब्लैक होल, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार क्या है, ठीक है। तो देखो जो न्यूट्रॉन स्टार है इसका ना घनत्व बहुत ज्यादा होता है। मैंने क्या बताया कि न्यूट्रॉन स्टार का क्या होता है घनत्व बहुत क्या होता है ज्यादा होता है। और न्यूट्रॉन स्टार कभी कभी अपने अंदर से क्या छोड़ता है विकिरण छोड़ता है, यानी रेडिएशन को छोड़ता है। तो यह कभी कभी ना चमकता हुआ और बुझता हुआ नजर आता है। मैंने क्या बताया कि जो कि सुपरनोवा विस्फोट के बाद क्या बना हमारा न्यूट्रॉन स्टार बना। न्यूट्रॉन स्टार ही कभी कभी अपने अंदर से क्या करता है विकिरण को छोड़ता है। विकिरण छोड़ता है तो यह कभी चमकता हुआ और बुझता हुआ नजर आता है, जिसको क्या बोलते हैं पल्सर, ठीक है, पल्सर। इसी को क्या बोलते हैं पल्सर स्टार। मैंने क्या बताया कि न्यूट्रॉन स्टार जो कि अपने अंदर से कभी कभी क्या छोड़ता है विकिरण छोड़ता है, जिस कारण क्या होता है ये चमकता और बुझता हुआ नजर आता है। और उस चमकते बुझते हुए स्टार को क्या बोलते हैं पल्सर, ठीक है। अब हम लोग ब्लैक होल को देखते हैं। ब्लैक होल को बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्लैक होल, देखो ब्लैक होल, ब्लैक होल, ब्लैक होल क्या है। देखो जो ब्लैक होल है अगर विश्व यानी दुनिया में किसी का अगर सबसे ज्यादा घनत्व है तो वो किसका है हमारे ब्लैक होल का। ब्लैक होल का पृथ्वी पर सबसे ज्यादा घनत्व है। माना जाता है ना कि मतलब हमारे ब्रह्मांड में कि माना जाता है ना कि अगर इस ब्लैक होल को पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से यानी उत्तरी ध्रुव से इसको गुजारा जाए हमारे पृथ्वी से, तो यह पृथ्वी के अंदर से एकदम छेद करके बीचों बीच से क्या आ जाएगी दक्षिणी ध्रुव पर आ जाएगी। इसका घनत्व इतना ज्यादा है। यानी मैंने क्या बताया कि हमारी जो पृथ्वी है अगर पृथ्वी से हमारी ब्लैक होल टकराती है तो यह ब्लैक होल पृथ्वी के अंदर छेद करके और पूरा नीचे तक चली जाएगी, ठीक है। इसका घनत्व इतना होता है। तो जब इसका घनत्व इतना ज्यादा होता है तो इसको ना मतलब कि देखा नहीं गया था अभी तक इसको। जब इससे क्या होता था ना कि जब प्रकाश जाता था तो यह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता था। कोई भी चीजें आपको दिखती कब जब प्रकाश वहां उस वस्तु पर जाता है और टकरा कर आता है तब हमें चीजें वो दिखाई देती है। लेकिन जो हमारा ब्लैक होल है, ब्लैक होल का घनत्व इतना ज्यादा था यानी डेंसिटी इसका इतना ज्यादा था कि इससे जब प्रकाश जा रहा था तो यह प्रकाश को भी क्या कर ले रहा था अवशोषित कर ले रहा था, ठीक है। तो नॉर्मल टेलीस्कोप से तो हम लोग देख नहीं सकते थे। मैंने क्या बताया कि ब्लैक होल का घनत्व सबसे ज्यादा था और इससे अगर प्रकाश भी जाता था तो वो प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता था। और जब इससे प्रकाश टकरा कर आपके पास गया ही नहीं तो आप कैसे देख पाओगे। तो मैंने क्या बताया कि क्योंकि इसका डेंसिटी क्या था ज्यादा था, तो इसको नॉर्मल टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता था। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि कई टेलीस्कोप का क्या किया ग्रुप बनाया गया। मतलब कई टेलीस्कोप का क्या किया गया ग्रुप बनाया गया और सारे टेलीस्कोप यानी विश्व के, और बता दे कि उसको क्या बोला गया कई टेलीस्कोप का ग्रुप बनाया गया, उसको बोला गया इवेंट हॉरिजन नेटवर्क, इवेंट हॉरिजन नेटवर्क, ठीक है, इवेंट हॉरिजन नेटवर्क बोला गया। मैंने क्या बताया कि ब्लैक होल का क्या होता है डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, इससे यह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता था जिस कारण हम लोग नॉर्मल टेलीस्कोप से नहीं देख सकते थे। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया
कई सारे टेलीस्कोप का क्या किया, ग्रुप बनाया गया और हमारे विश्व के अलग अलग देशों में क्या किया गया, टेलीस्कोप को लगाया गया और उस मतलब वो जो ग्रुप बनाया गया था टेलीस्कोप का, उसको क्या बोला गया, इवेंट हॉरिजन नेटवर्क। ठीक है, और जब सारे टेलीस्कोप साथ में मिलकर, ऐसा माना जाता था कि M87 नाम के गैलेक्सी में क्या हमारा ब्लैक होल है, तो सारे मतलब टेलीस्कोप मिलकर M87 नाम के गैलेक्सी पर अपने प्रकाश को छोड़ते हैं, तो क्या होता है कि फिर वहां से जो प्रकाश टकरा कर आता है, फिर सारे टेलीस्कोप के मतलब जो इंफॉर्मेशन उन्होंने लिया था उनको मर्ज किया जाता है और फिर पहली बार जो मानव ने कल्पना किया था कि यानी ब्लैक होल नाम का एक चीज होता है, तो पहली बार इस इवेंट हॉरिजन नेटवर्क नाम के मतलब टेलीस्कोप से क्या मतलब टेलीस्कोप नहीं था, कई टेलीस्कोप का ग्रुप था, उससे क्या हुआ देखा गया, तो M87 नाम के गैलेक्सी में क्या देखा गया, हमारा पहली बार क्या देखा गया, ब्लैक होल को देखा गया और उस ब्लैक होल का नाम क्या हम लोगों ने रख दिया, M87। और ऐसा वैज्ञानिकों का मानना था ना कि हमारे सारे गैलेक्सी में एक क्या है, हमारा ब्लैक होल है। तो भाई अब जब तक कुछ प्रूफ नहीं मिलता तब तक हम अब लोग विश्वास कैसे करते, तो फिर ना देखा गया कि हमारा अगर हम बोले कि जो हमारा सूर्य है वो भी क्या है, एक तारा है और तारों के समूह को क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। तो जो हमारा सूर्य है वो क्या है, हमारे मंदाकिनी नाम के आकाश गंगा में पड़ता है। तो ऐसा जब माना जाता था कि जो हमारे हर गैलेक्सी में क्या है, ब्लैक होल है, तो जब मंदाकिनी पे हम लोगों ने देखा, हम बोले तो मंदाकिनी को हम लोगों ने देखा, तो मंदाकिनी में हम लोगों ने जो गैलेक्सी को देखा उसका नाम क्या है, हमारे मंदाकिनी में भी एक नाम देखो, हमारे मंदाकिनी में भी एक क्या देखा गया, ब्लैक होल को देखा गया जिसका नाम क्या है, सैजिटेरियस ए, टेरियस ए। ठीक है, वैज्ञानिकों का क्या मानना था कि सारे गैलेक्सी में एक क्या है, ब्लैक होल है। तो इसी तरह हमारा मंदाकिनी किस आकाश गंगा में पड़ता है, यानी हमारा जो सूर्य है वो मंदाकिनी आकाश गंगा में पड़ता है। और अब हम लोगों ने अपने मंदाकिनी आकाश गंगा में देखा तो सैजिटेरियस ए नाम का क्या पाया गया, ब्लैक होल पाया गया। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना देख लिया, देखो क्या क्या देख लिया, आप देख लेते हैं। हमारा जो आज का चैप्टर था वो क्या था कि पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो हम लोगों ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दो थ्योरी को देखा, एक क्या है हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस है, एक क्या है नेबुलर हाइपोथेसिस है, एक क्या है नेबुलर हाइपोथेसिस है जिसको इमैनुअल कांट एंड लाप्लास ने दिया था। ठीक है, और ये सारा मैंने बताया आपको। फिर दूसरा क्या हमारा बाइनरी थ्योरी है, बाइनरी थ्योरी को मैंने एकदम विस्तार में बताया। फिर क्या हमने पढ़ा कि हमारा बिग बैंग थ्योरी क्या है, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है, और फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब तारे का फ्यूल समाप्त होता है तो कौन कौन से कंडीशंस बनते हैं। ठीक है, और फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने कि जो ब्लैक होल है वो ब्लैक होल विश्व में सबसे ज्यादा घनत्व अगर किसी का है तो किसका है, ब्लैक होल का है, यानी इसका डेंसिटी क्या है, सबसे ज्यादा है और इसको नॉर्मल टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता था। तो कई सारे टेलीस्कोप का ग्रुप बनाया गया जिसको क्या बोला गया, इवेंट हॉरिजन नेटवर्क, और सारे टेलीस्कोप एक साथ में मिलकर M87 नाम के गैलेक्सी पर क्या करते हैं, अपने प्रकाश को डालते हैं, और जब डाले तो उन्होंने M87 नाम के एक ब्लैक होल को देखा और उसका नाम क्या रखा, M87। ठीक है, आप लोग गूगल पे इसका पिक्चर देख लेना, सब अवेलेबल है। ठीक है, और फिर अब हम लोगों ने ब्लैक होल तो देख लिया, अब हम लोग देखते हैं कि हमारी गैलेक्सी क्या होती है। ठीक है, गैलेक्सी, व्हाट इज गैलेक्सी, आकाश गंगा, गैलेक्सी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आकाश गंगा। देखो आकाश गंगा क्या होती है, तो मैंने क्या बताया कि तारों के समूह को क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। क्या मैंने बताया कि तारों के समूह को क्या बोलते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। मान लो ये क्या हो गया, एक हमारी गैलेक्सी होगी, और मैंने क्या बताया कि तारों के समूह को, इसमें कई सारे तारे हैं, कई सारे तारे हैं, तारों के समूह को क्या कहते हैं, गैलेक्सी। ठीक है, तारे को समूह को क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। और हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब क्या है, गैलेक्सी है, और एक गैलेक्सी में कितने तारे होते हैं, 100 अरब तारे होते हैं। मैंने क्या बताया कि तारों के समूह को क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, गैलेक्सी। और एक
आकाश गंगा में, यानी एक गैलेक्सी में कितने तारे होते हैं? 100 अरब तारे होते हैं। और हमारे पूरे ब्रह्मांड में यानी यूनिवर्स में कितने गैलेक्सीज हैं? इतनी 100 अरब गैलेक्सी है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि हमारे गैलेक्सी में यानी हमारा गैलेक्सी क्या है? तो गैलेक्सी क्या है? तारों का समूह है, यानी ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी। ठीक है, तो जो हमारा सूर्य है क्या है? वो भी एक तरह का क्या है? तारा है। तो वो भी तो किसी न किसी गैलेक्सी में पड़ता होगा। तो जो सूर्य हमारे जिस गैलेक्सी में पड़ता है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी आकाश गंगा। ठीक है, देखो सूर्य जिस हमारे आकाश गंगा में पड़ता है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी, मंदाकिनी। ठीक है, और सूर्य अपने मंदाकिनी का चक्कर 250 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लगा रहा है। आपको लगता होगा कि सूर्य क्या है? स्थिर है, लेकिन नहीं, सूर्य अपने जिस मंदाकिनी में पड़ता है वो अपने मंदाकिनी का चक्कर 250 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। और सूर्य को अपने मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करने में कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। देखो कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि सूर्य क्या है? हमारा एक तरह का तारा है और वो क्या होता है? मंदाकिनी आकाश गंगा में पड़ता है। और सूर्य अपने मंदाकिनी का चक्कर 250 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लगाता है। और इसको एक चक्कर पूरा करने में कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। ठीक है, 25 करोड़ वर्ष लगता है। इसको क्या बोलते हैं? कॉस्मिक ईयर, कॉस्मिक कॉस्मिक ईयर। ठीक है, कॉस्मिक ईयर। मैंने क्या बताया कि जो सूर्य है वो हमारा कहाँ पड़ता है? मंदाकिनी आकाश गंगा में पड़ता है। और सूर्य अपने मंदाकिनी का चक्कर 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लगाता है। और इसको एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। इसको क्या बोलते हैं? कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सभी चीजें पढ़ ली कि हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, और तारे कैसे बनते हैं यानी फॉर्मेशन ऑफ स्टार, और फिर गैलेक्सी क्या होता है, फिर ब्लैक होल क्या है, न्यूट्रॉन स्टार क्या है, सब पढ़ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा हम लोग पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। हम लोग अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे बताओ? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हम लोग एकदम सन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हमारे सन का जो स्ट्रक्चर है, सन जो कि हमारे अर्थ के लिए एनर्जी का क्या है? प्राइमरी सोर्स है। तो वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि सूर्य क्या है, पृथ्वी क्या है, और जो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है यानी जो प्लानेट है, बुध शुक्र, ये इन सब का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, सभी को जय हिंद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।